हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने 2024 के दिसंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। इस समय मैं हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ जो एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट चल रहे हैं। उसमें मैंने दो तीन और जो टॉपिक है वो मैंने पहले से ही कंप्लीट करवा चुका हूँ। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या थे उनके बारे में विस्तृत और डिटेल अध्ययन करवा चुका हूँ। जिन लोगों ने भी अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लोग वो लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद मैंने करवा दिया है पाषाण एज। उसके बाद क्या करवाया, चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में, महापाषाण संस्कृति, लौह युग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत ही गहनता से और डिटेल्ड अध्ययन करवाया जा चुका है। मैं जो इस समय एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम हो, या फिर यूपीपी हो सकता है, यूपीएसआई हो सकता है, एसएससी सीजीएल, यूपीपीसीएस प्री हो सकता है, या यूपीएससी प्री हो सकता है। इस तरह के जो एग्जाम्स हैं उनको बहुत ही विस्तृत और एनालिटिकल टाइप से उनके बारे में विस्तृत नोट्स के साथ साथ क्या लाइव लेक्चर्स भी अपलोड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने इससे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे कुछ जो शॉर्ट्स बने हुए हैं वो लोग भी देख सकते हैं, यानी उसमें मौखिक हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर किया जाता है और बहुत अच्छे से उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है और उसमें बताया जाता है। बहुत आसान शब्दों में भी समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो इस समय मैं पढ़ा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आएगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके बारे में मैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है और कहाँ किस किस राज्य में और किस किस देश में पाया जाता है विस्तार, उसके बारे में मैंने बताया था। कौन सी नदियाँ थी ये भी बता चुका हूँ। इस समय मेरा जो टॉपिक चल रहा है, मेन टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों के बारे में। उसमें मैंने भगवानपुरा करवा दिया है, राखीगढ़ी करवा दिया है, हड़प्पा करवा दिया है, मोहनजोदड़ो करवा दिया है, धौलावीरा करवा चुका हूँ, लोथल करवा चुका हूँ। अब इसके आगे कुछ और स्थान जो बचे हुए हैं जो मोस्ट हैं और जो काफ़ी पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, जैसे बनावली है, सुरकोटदा है, कोट दीजी है, आमरी है, इस तरह के जैसे कांगेड़ो, दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, इन सारे स्थानों के बारे में कम से कम 20-20 शब्द या 30-30 शब्द आने चाहिए। क्योंकि जब ये पूछा जाता है, जैसे यूपी एससी के एंशियंट पार्ट में जो 50 नंबर का 50 नंबर का जो वो पार्ट आता है, क्या बोलते हैं, हाँ, 33 शब्द लिखने होते हैं, मैपिंग में भरना होता है, तो उसमें आता था कुंतासी, धौलावीरा, लोथल। तो इन पे ये पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन क्या है, कब खोज करी गई, कब उत्खनन करा गया और इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो आज जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसका नाम है बनावली। इसकी बात चल रही है, आज जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसका नाम है बनावली। ठीक है, और हाँ, ये बात बताया दे रहा हूँ कि आज कई दिनों के बाद ये लेक्चर्स अपलोड हो रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से 3-4-5 दिन से लगातार लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। बाकी आज जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो चल रहा है बनावली। बनावली जो पड़ता है, ये स्थान पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले में, घग्घर नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर। और इसकी जो खोज करी गई थी वो कराई गई थी 1973 या 75 में, 1973 से 75 ईस्वी में इसकी खोज करी थी RS विष्ट ने। यहाँ से क्या मिलते हैं, धावन पात्र के साक्ष्य मिलते हैं और बनावली से मिलते हैं मिट्टी का एक बना हल मिलता है। क्या होता है, मिट्टी से बना हल मिलता है। यहाँ से हड़प्पा कालीन संस्कृति के तीनों साक्ष्य, जैसे प्राक है, उत्तर है और विकसित हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। एक जौहरी के आवास का साक्ष्य भी देखने को मिलता है। तो क्या पूछा जा सकता है बनावली से, ये जो बनावली है कहाँ पड़ता है ये देख लेते हैं। इसके पॉइंट्स कुछ हैं। हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में। क्या पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के तट पर पड़ता है। किसे, घग्घर नदी के तट पर, घग्घर नदी के तट पर पड़ता और जो उसकी सहायक नदियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसकी जो उत्खनन या खोज करा गया, खोज वो करी गई है 1973 से 1975 के मध्य में। ठीक है, और बनावली है, बनावली मतलब क्या बनाया गया, बना दिया गया, तो इससे विष बना दिया गया। क्या बना दिया गया, याद करने का तरीका ये हो सकता है, विष बना दिया गया, RS विष्ट, RS मिला के विष्ट बन गया, तो RS विष्ट ने करी। ठीक है, और इसके बाद में क्या जाएगा, बनावली है,
आर्यभट्ट ने इसकी खोज करी है और यहाँ से 3 साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा कालीन संस्कृति के तीनों साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हड़प्पा कालीन संस्कृति के 3 साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा कालीन संस्कृति के तीनों साक्ष्य मिलते हैं। तीनों साक्ष्य का मतलब है यहाँ पे जो भी वस्तुएं या अवशेष मिलते हैं, ठीक है, जहां पे जो भी वस्तुएं या अवशेष देखने में मिलते हैं उनके नाम क्या हो सकते हैं? उनका नाम हो सकता है प्राक विकसित। क्या हो सकता है? प्राक विकसित। प्राक हो सकता है, विकसित हो सकता है, और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, यानी हड़प्पा जो संस्कृति है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। प्राक सभ्यता, प्राक हड़प्पा कालीन, उसके बाद विकसित हड़प्पा कालीन संस्कृति, और उसके बाद में जब हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन हुआ तो उस समय का उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में बातचीत चल रही। इसके अलावा मैंने क्या बताया, यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य के अलावा मिलते हैं। यहाँ जैसे जौहरी धावन पात्र का एक साक्ष्य मिलता है। क्या? धावन पात्र का साक्ष्य मिलता है। धावन पात्र का साक्ष्य देखने को मिलता है। और क्या मिलता है? और मिलता है बनावली से मिलता है मिट्टी का बने हल का साक्ष्य मिलता है। किसका मिलता है? बनावली से मिट्टी का बना हल। मिट्टी, ये बहुत मोस्ट है, मिट्टी का बना हल। बनावली क्या? मिट्टी का बना हल। बनावली से बना हुआ मिलता है, क्या? हल में बना हुआ मिलता है। और एक मिलता है जौहरी के आवास का साक्ष्य। जौहरी के आवास, कहते हैं कि असली जौहरी की पहचान, असली सोने की पहचान किसे होती? जौहरी को। असली हीरे की पहचान किसे होती? तो जौहरी को ही होती है। असली हीरा कितनी कीमत से मिलता है, कितना पहचानने का भी हुनर होना चाहिए, उसे बोलते हैं जौहरी। तो बताया गया जौहरी के आवास, मिट्टी का बना हल मिलता है, धावन पात्र का साक्ष्य मिलता है, हड़प्पा कालीन संस्कृति के तीनों साक्ष्य मिलते हैं। अब चलो मेरे साथ इसे रिवाइज कर लेते हैं। बनावली, बनावली कहाँ मिलता है? हरियाणा के हिसार जिले में मिलता है। कहाँ मिलता है? हरियाणा के हिसार जिले में मिलता है, घग्गर नदी के तट पर मिलता है। इसकी जो खोज करी गई थी वो 1973 से 1975 में किसके द्वारा करी गई थी? तो आर्यस बिष्ट। बनावली आर्यस बिष्ट बन गया। क्या बन गया? बिष्ट बन गया। अब यहाँ से किस किस संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? तो यहाँ से हड़प्पा कालीन तीनों संस्कृति के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उसमें आ जाता है प्राक। प्राक का मतलब होता है जो शुरुआती चरण होता है, प्री। विकसित का मतलब परिपक्व, और उत्तर हड़प्पा कालीन का मतलब है जो हड़प्पा संस्कृति का पतन हो रहा था उस समय के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। धावन पात्र का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा मिट्टी का एक बना हल मिलता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर हड़प्पा कालीन जौहरी के साक्ष्य मिलते हैं। और ये तो याद ही रखना, आर्यस बिष्ट हरियाणा के किस जिले में मिलता है? हिसार जिले में मिलता है। अब दूसरा स्थान जो आता है उसका नाम है, बनावली हो गया, और दूसरा स्थान जो आता है सुरकोटदा आता है। मैंने बताया था सुरकोटदा जो पड़ता है गुजरात के कच्छ में स्थित है। किस? गुजरात के कच्छ में। सुरकोटदा, यानी सुर का मतलब होता है देवता, कोट, कोट का मतलब है क्या? पहनेंगे, यानी देवता लोग कोट को पहनेंगे। यानी पहले तो वो लोग ऐसे होते हैं कि देवता लोग आभूषण वस्त्र इस टाइप के ज्यादातर वस्त्र पहनते हैं। तो सुरकोटदा का मतलब हो गया देवता लोग कोट पहनेंगे तो जोश में आ जाएंगे, क्योंकि कोट पहनने वाला आदमी हमारे यहाँ क्या माना जाता है? पावरफुल माना जाता है, पैसे वाला माना जाता है, यानी जोश आ जाएगा। सुरकोटदा, देवताओं को कोट दा हो जाएगा, दादा लोग कोट उस टाइप से। तो क्या बोलेंगे? जेपी जोशी। क्या हो जाएगा? जेपी जोशी ने कब करी थी? 1963, 64, 65 में इसकी खोज हुई थी। अब सुरकोटदा से क्या मिलते हैं? घोड़े का अस्थिपंजर मिलता है, सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिलते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो बनावली हो जाता है। दूसरा स्थान जो आएगा इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये चीज समझ में आ जाएगी। अब दूसरा स्थान बनावली के बाद आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा, ये एक दिन सारे स्थान जो है पूरा मैप बना के लोकेट करवाएंगे कि वहां पे राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, आमरी कहाँ पड़ता है, कोटदीजी कहाँ पड़ता है, चन्हूदड़ो कहाँ पड़ता है। जबकि चन्हूदड़ो के बारे में भी करवा चुका हूं, हड़प्पा कहाँ पड़ता है, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, ठीक है। ये मैपिंग के थ्रू बताएंगे, और उस दिन भी ये बताएंगे कि उसकी खोज किसने करी है। और क्या बताएंगे कि उसकी लोकेशन किस स्टेट में पड़ती है। और क्या बताने की कोशिश करेंगे कि वहां से किस किस संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, किन किन वस्तुओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो सुरकोटदा जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहाँ? गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। ये चीज भी समझ में आई। और क्या 1964 से 65 में मैंने क्या बताया? सुरकोट लोग पहन के क्या आ गए? जोश में आ गए। तो जेपी जोशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेपी
मैंने तो भाई इसी तरह से याद कर लिया जेपी जोशी, क्योंकि शब्दों से खेलना बहुत जरूरी है। जैसे मैथ आती है, तो मैथ में ऑप्शन से खेलते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो वह ऑप्शन से ही सवाल लगते हैं, तो इसमें भी है कि शब्दों से ही खेलना पड़ेगा। जब शब्दों से खेलना तुम सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जब सॉल्यूशन आएगा, एक्सरसाइज आएगी या क्वेश्चन पेपर बन के आएगा, क्रोनोलॉजिकल आएगा, तो ऑप्शन से ही खेलना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जिनके कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता नहीं होंगे, तो 1900 जीपी जोशी हो गया। यहाँ से क्या क्या मिलता है, ये चीज पता चल गई कब खोज हुई। और यहाँ से मिलता है एक अस्थि पंजर मिलता है, एक घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है, एक घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है, अस्थि पंजर। तीन तीन सेंटेंसेस हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवशेष, इतने में तुम 30 शब्द लिख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवशेष, यानी उस समय पतन जब हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के अवशेष क्या बनाया जा सकता है, एक सेंटेंस यानी 10 शब्दों में ये सेंटेंस हो सकता है कि हसुरकोटदा स्थान जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। एक चीज पता चल गई। इसकी खोज 1964-65 में जेपी जोशी ने किया था। दूसरा सेंटेंस हो गया, यानी 20 शब्द हो जाएंगे। अगर 20 न मान के 15 मान लो तो तीसरा हो जाएगा कि यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिलता है। चौथा मिल सकता है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अवशेष देखने को मिलते हैं। इतना इजी है। सुरकोटदा हो गया, मनावली हो गया। इसके अलावा मैंने जब सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के क्षेत्र के बारे में बात करी थी, तो मैंने यहाँ पे 4 स्थान बताए थे। पता है आप लोगों को तो बता सकते हैं। ऊपर जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, मांडा बताया था। क्या बताया था, मांडा बताया था। किस नदी के किनारे पड़ता था, चिनाब के किनारे पड़ता था। चिनाब नदी कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। दूसरा यहाँ मैंने क्या बताया था, उत्तर प्रदेश में पड़ता था आलमगीरपुर, जो मेरठ में पड़ता है। आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है, मेरठ में। ठीक है, ये बताया था। यानी ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है, ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पश्चिमी क्षेत्र मैंने क्या बताया था, सुतकांगेडूर, जो दास का नदी के तट पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। सुतकांगेडूर क्या पड़ता है, सुतकांगेडूर दास का नदी पे, यानी बलूचिस्तान। दास का नदी हो जाएगा। यहाँ ये हिंडन नदी पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, हिंडन। और ये क्या हो जाएगा, दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रवरा नदी के बाएं तट पर पड़ता है प्रवरा नदी। ये तो मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र के बारे में। अब इन 4 स्थानों के बारे में भी हमें जानना है कि मांडा कहाँ पड़ता है, इसका उत्खनन किसने करा था। मांडा मुंडा, मुंडा करवा लिया, यानी जोश जोश में आ गया भाई। उसने सुरकोटदा जो था, ये देवता लोग कोट पहन के भाई अब टकला नहीं होंगे, मुंडा नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो लोग क्या करे, मुंडा बनवा लिए। यानी जेपी जोशी ने इसकी खोज करी। और एक मधुबाला नाम की, यानी लड़की के चक्कर में लड़की को देख लिया और अपना कोट पैंट पहन के मुंडे करवा के चले गए। कितना आसान है याद करवाना। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ये चीज हो गई। हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से भी हड़प्पा संस्कृति के 3 साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलता है, हड्डी के नुकीले। अब सीधी बात है, जब मुंडा बनवा लिया तो क्या हो जाए, हड्डी दिखने लगेगी। समझना है केवल कि बाल नहीं रह गए तो खाल बची, खाल मतलब हड्डी जो भी है, तो इससे ये चलो हड्डी के नुकीले बारागिर के साक्ष्य मिलते हैं। तो मांडा हो गया। तीसरा स्थान देख लेते हैं, मांडा है। ठीक है, क्या है, मांडा है। कहाँ पड़ता है, चिनाब नदी में पड़ता है। चिनाब नदी कहाँ पड़ती है, मांडा चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। इसके जो उत्खनन करता है, खोज करता जो है, ठीक है, तो इसका जो उत्खनन हुआ वो कब हुआ, 1982 में हुआ। कितना, 1982 में हुआ। 1982 ईस्वी में क्या करा गया, जेपी जोशी जोश में आकर जेपी जोशी और मधुबाला हीरोइन कितनी सुंदर थी, उसको देख के भाई ये भाई ने क्या करा, जोश जोश में आकर मुंडा बनवा लिया भाई, मानना पड़ेगा। फिर क्या क्या तीनों संस्कृति के साथ मिलते, क्या क्या बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, क्या बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल हो जाएगा। सबसे उत्तरी स्थल हो जाएगा। यहां से क्या मिलता है, तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पाकालीन संस्कृति, प्राक विकसित और तीनों हड़प्पाकालीन संस्कृति, तीनों संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तीनों संस्कृति के साक्ष्य देखने को
मिलते हैं। इसके अलावा हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र के साक्ष्य मिलते हैं। हड्डी के नुकीले, हड्डी, हड्डी लिखा के नुकीले, बाड़ बनाएंगे भाई, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र, बाड़ के अग्रभाग बनाएंगे बाड़ाग्र, जैसे बाड़ ऐसे बनता है, इसकी बात हो रही है, इस वाले पार्ट की, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र की साक्ष्य, ये चीज देखने को मिलती है। अब ये चीज समझ में आ गई क्योंकि मांडा। अब मैं चौथे स्थान के बारे में बता रहा हूँ जो आज को पड़ता है आलमगीरपुर। क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। इनका तो आलम ही खराब है। अब आलम खराब है तो जिसका आलम खराब होता है तो जिसका आलम गिर रहा हो, स्वास्थ्य गिर रहा हो, तो क्या कहेंगे भाई? अल्प करवा लो, जैसे पंडित जी लोग होते हैं तो यज्ञ करवा लो, शर्मा जी यज्ञ करवा लो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त, इसका जो उत्खनन करता है वो यज्ञदत्त शर्मा है। तो आलमगीर को पड़ता है हिंडन नदी, मेरठ के किनारे पड़ता है हिंडन, हिंडन नदी मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। आलम खराब है। 1958 में इसकी खोज किसने करी? भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज के द्वारा करी गई, भारत सेवक समाज। और जो इसके उत्खनन करता है, जिसको इनका उत्खनन करवाया, उत्खनन कर्ता जो है उनका क्या नाम है? उनका यज्ञदत्त शर्मा नाम, यज्ञदत्त शर्मा। जिसका आलम खराब हो जाए, आलम का मतलब तबीयत खराब हो जाए या गिरने लगे, तो वैदिक काल की बात नहीं है, उससे पहले की हड़प्पा, तो उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, तो क्या पुरोहित होते थे, तो क्या गए यज्ञ ही करवा लो, कम से कम इससे ही सही हो जाए। कभी बीमार हो जाते, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाता, तो कहते पंडित जी से कुछ ऐसा करवा लो, हवन या पूजा सामग्री, जिससे अल्प कट जाए बीमारी होने के, तो ये हो जाएगा। आलमगीर को उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी स्थल भी है। क्या है? हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल हो जाएगा, सबसे पूर्वी। हड़प्पा संस्कृति का क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी स्थल हो जाएगा। यहाँ से मिलता है सूती कपड़ों का साक्ष्य मिलता है देखने को, और क्या मिलता है? पतन के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के पतन के साक्ष्य, हड़प्पा संस्कृति के पतन के साक्ष्य, बेलने, बेलन, बेलन का साक्ष्य मतलब रोटी का जो बेलन होता है उसका साक्ष्य, बेलन का साक्ष्य मिलता है। और क्या मिलता है? सूती कपड़ों का साक्ष्य मिलता है। सूती कपड़ों का साक्ष्य जो मिलता है आलमगीर से, सूती कपड़ों का साक्ष्य, सूती कपड़ों का साक्ष्य। ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी मैंने आज 4 स्थानों के बारे में बताया, बनावली बताया, सुरकोटदा बताया, तीसरा मांडा बताया, चौथा आलमगीर बताया। अभी तो कहानी बाकी है, क्योंकि अभी तो मुझे और भी स्थानों के बारे में बताना है, तो इसके लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा था, उसके बाद सुरकोटदा लिखा था, ठीक है। तो आशा कर रहा है कि आप लोग इसे नोट कर रहे होंगे, और ये अगर ये बचा भी हो तो इसे नोट कर लीजिए आलमगीरपुर को। तो मैं इससे सुरकोटदा बनावली को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और जौहरी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धावन, पात्र, हड़प्पा संस्कृति के, तीनों संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे स्थान हैं, उनके बारे में भी विस्तार से ही चर्चा करी जाएगी, जिससे कि छूटे ना, क्योंकि हर एग्जाम में ये स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दैमाबाद जो आता है, ये लिखा है दैमाबाद, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। दैमाबाद जो आया ये पांचवा स्थल है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। किस नदी? प्रवरा, ये पा है, प्रवरा, प्रवरा नदी के बाएं तट पर, प्रवरा नदी के बाएं तट पर पड़ता है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर पड़ता है। कहाँ पड़ती है प्रवरा नदी? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है प्रवरा नदी। दैमाबाद, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है सूतकांगेडोर। क्या पड़ता है? सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। यह कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, सिंध प्रांत के बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान के दास्क नदी, दास्क नदी के तट पर, दास्क नदी के तट पर कहाँ है? दक्षिणी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ये सबसे दक्षिणी स्थल भी था, सबसे
ये भी सेंटेंस बन सकता है, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल। अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिमी स्थल। सबसे पश्चिमी स्थल किस घाटी का, सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी, सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा सूतकांगे डोर। ठीक है, यहाँ से एक बंदरगाह, यानी ये जो सूतकांगे डोर था ये बंदरगाह के रूप में देखने को मिलता है। एक बंदरगाह था, ये क्या था, एक बंदरगाह, यानी एक सी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक बंदरगाह है। सबसे पश्चिमी स्थल था दक्षिणी बलूचिस्तान और दास का नदी के तट पर की जाती है। इसकी जो खोज करी थी डोर, डोर क्या है, 1927 में करी थी आरएल स्टाइन ने। अब देखना इसे मैं कैसे याद करवाता हूँ, आरएल स्टाइन। अब ध्यान से देखना है कि सूतकांगे डोर, सूतका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसकी डोर बनाना है, सूतकांगे डोर। तो डोर कैसी होती है, बिल्कुल रेल के जैसी होती है, लंबी सी। तो डोर यानी सूतकांगे डोर मतलब आरेल, आरेल यानी रेल आती रहती है, तो यानी रस्सी जो होती है उसको स्टाइन करना है, सीधा करना है। तो सूतकांगे डोर आरेल स्टाइन, इस टाइप से इसे याद करा जा सकता है, सूतकांगे डोर हो सकता है। ठीक है, एक स्थान पड़ता है रोपड़, क्या पड़ता है, छठा हो गया, सातवां हो जाएगा रोपड़। ये पड़ता है पंजाब में, कहाँ पड़ता है, रोपड़, रोपड़ पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में स्थित है, रोपड़ है पंजाब में स्थित है। कहाँ पड़ता है, रोपड़ पड़ता है पंजाब में, सतलज नदी पे पड़ता है रोपड़, पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर पड़ता है, सतलज नदी। ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि रोपड़ जो पड़ता है वो सतलज नदी के बाएं तट पर, ये भी लिख लो बाएं तट पर, ये ता है और ये टा है, तट पर रोपड़ जो पड़ता है पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर पड़ता है। ये चीज समझ में आ गई। और इसकी खोज जो करी थी रोपड़, रो पड़े कौन, जो बीबी थी वो रोते रोते लाल हो गई, तो यानी क्या हो जाएगा, बीबी लाल। इसके जो खोजकर्ता हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बीबी, बीबी लाल जो खोजकर्ता हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा बीबी लाल। वो बीबी जो थी वो रोते रोते ही क्या पड़ी, रो पड़ी। ठीक है, और इसका जो उत्खनन करवाया वो यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया, यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया है। कौन, उत्खनन, उत्खनन। अब ये ध्यान देना कि कब करवाया था, 1953 और 55, 1953 से लेकर 55 में, 1953 से 55 में। और इसकी खोज जो करी थी बीबी लाल ने 1950 में करी थी। ये चीज समझ में आ गई पंजाब के रोते रोते। अब जब रोते रोते गिर पड़ी बीबी तो उसने कहा कि हम यज्ञ ही करवा देते हैं, व्रत रहा है, ये सारी चीजें। तो इसका जो उत्खनन करता ये हो जाएंगे, खोज करता दूसरा होता है जिसने खोज करके पता लगा लिया कि ये स्थान यहाँ पे है। उत्खनन का मतलब होता है जो जिसने उत्खनन करवाया। अब उत्खनन में भी दो पद्धतियां होती हैं, तो कोई क्षैतिज पद्धति से उत्खनन करता है या कोई वर्टिकल पद्धति से करता है। वर्टिकल जो होते हैं, जो मशीनें जैसे बोरिंग लगाई जाती हैं, उससे केवल ये पता चल सकता है कि यहाँ पे कितनी जमीन की लेयर है, किस तरह की मिट्टी है, या कोई नीचे धातु पदार्थ मिला या नहीं मिला, इस तरह। जो क्षैतिज उत्खनन करवाया जाता है वो मशीनों के द्वारा करवाया जाता है, वहां से मिट्टी हटा के दूसरी जगह पे डाला जाता है। और क्षैतिज उत्खनन जो होता है इससे विस्तारित क्षेत्र का पता चलता है, विस्तारित क्षेत्र का पता चलता है। और क्या पता चलता है, हाँ, विस्तारित क्षेत्र के बारे में पता चलता है, या कोई संस्कृति मिली तो उसके बहुत बड़े बड़े साक्ष्य मिल सकते हैं। लेकिन जो वर्टिकल खुदाई होती है, वर्टिकल जो उत्खनन होता है, वहां से टाइम पीरियड का पता चलता है कि कितने समय में ये संस्कृति का विस्तार हुआ, या कितनी संस्कृति में इस मिट्टी का, इस मिट्टी से, इस मिट्टी से ये लेयर बनी, और कहाँ कहाँ कैसी वस्तुएं मिली, किस किस लेयर में मिली, किस तरह की मिली। यानी इससे ये पता चलता है कि वर्टिकल उत्खनन, और दोनों इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं, लेकिन क्षैतिज उत्खनन सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्टिकल भी जरूरी है। यानी दोनों इक्वल में रह सकते हैं, क्योंकि इतिहास के काल, इतिहास जब लिखा जाएगा तो कालक्रम गणना के अनुसार लिखा जाएगा। तो उसके लिए क्या, वर्टिकल, वर्टिकल मतलब है ऊर्ध्वाधर जो उत्खनन पद्धति है वो भी जरूरी है। और दूसरा है क्षैतिज, तो क्षैतिज में तो ये हो ही जाएगा। अब क्या लिखा है, भारत का एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्कालीन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जस्ट खोला गया। क्या कहना है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्खनित, उत्खनित सर्वप्रथम स्थल जो है, सर्वप्रथम स्थल जो है वो है रोपड़। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब रोपड़ के बाद एक स्थान आता है संगोल, क्या नाम है उसका, नाम है, और यहाँ से कई और साक्ष्य भी मिलते हैं, जैसे कब्रिस्तान का साक्ष्य मिल जाता है,
कब्रिस्तान का साक्ष्य, ये याद रखना है भाई। कब्रिस्तान का साक्ष्य मिल जाता है, और एक कुत्ते को पालतू बनाने का भी साक्ष्य मिलता है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है, दफनाया, पालतू कुत्ते का सच नहीं। हाँ, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का साक्ष्य मिलता है। पालतू कुत्ते को दफनाया गया यार, दफनाया गया। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि रोपड़ जो है, अब इसके बारे में क्या कैसे बता सकते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ जो है ये पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1950 ईस्वी में किसने करी थी, पता चल गया होगा, बीबी लाल ने करी थी। बीबी रो पड़ी तो बीबी को बनाने के लिए कौन आया, बीबी को उसने यज्ञ करवा दिया। यानी 1953 और से 54-55 में 2 साल में इसकी खुदाई हुई, और इसकी खुदाई जो करी वो यज्ञ दत्त शर्मा ने करी। अब रोपड़ के बारे में एक अच्छी बात ये है, उसकी मुख्य विशेषताओं में आती कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात जो पहला हड़प्पा स्थल का खुदाई करी गई या उत्खनन करा गया वो था रोपड़। ठीक है। दूसरा है कब्रिस्तान का साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके अलावा मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया। यानी ये कितना इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, रोपड़ से मिलता है। ठीक है। किस नदी पे है, तो रोपड़ सतलज नदी पे, पंजाब में सतलज नदी है। इससे ये चीज पता चल जाएगी। अब आते हैं कोटदीजी स्थान, एक पड़ता है। अब ये मांडा तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मांडा के बारे में, और इसको इरेज करने के बाद ये आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है। सबसे पूर्वी स्थल है, यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। सूती कपड़ों के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हाँ, ये हो गया 7-8। अब जो ये स्थान है ये करवा इसलिए भी रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इनके साक्ष्य भी पूछ लिए जाते हैं। इनका जो उत्खनन करता है वो भी पूछ लिया जाता है। ये इसकी खुदाई कब करी गई, हड़प्पा की 1921-22 में। राखाल दास बनर्जी 23-24। मतलब ये चीजें भी पूछ ली जाती है कि उसके उत्खनन करता कौन था, वहां से साक्ष्य क्या मिले, किस नदी के तट पे स्थान, किसी स्टेट में पड़ते हैं। मतलब पूछ तो किसी भी तरह से घुमा के जा सकता है भाई। तो यानी इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, किसी भी एग्जाम में हो पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया कोटदीजी आता है। क्या आता है, कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। मैंने क्या बताया था, कोटदीजी पड़ता है। और क्या पड़ता है, चनहुदड़ो पड़ता है, जुदीर जोदड़ो पड़ता है, मोहन जोदड़ो पड़ता है। तो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ते हैं। किस प्रांत में पड़ते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ते हैं। ये चीज समझ में आ गई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ती है। इसकी खोज जो करी गई थी वो 1935 ईस्वी में धुरिये ने करी थी, 1935 ईस्वी में। लेकिन जब इसका उत्खनन करवाया गया तो ये करवाया गया 55, 56, 57 में करवाया गया। उनका नाम था फजल अहमद खान, वो किसी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने इसका उत्खनन करवाया। फजल अहमद खान ने करवाया था। यहाँ से भी रंगीन चूड़ियां मिलती हैं, पत्थर की नींव देखने को मिलती है, पत्थर की चक्की मिलती है। यानी ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ से क्या क्या चीज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ती है। 1935 में धुरिये का मतलब हो गया धुरिये, धुरा, कोट, जो कोट था, कोट जो मकानों पर लगाया जाता है उसको दे दिया तपा था ऐसे। तो धुरा मतलब धुरे से। तो खोज करता अलग होता है, उत्खनन करता अलग होता है। कभी कभी वही लोग करवा देते हैं। तो उत्खनन करता 1955 से 57, 2 साल लग गए उत्खनन करता में। और जो इसका उत्खनन करवाया है वो करवाया फजल अहमद खान ने। किसने करवाया, फजल अहमद खान ने करवाया। फजल अहमद खान ने करवाया। यहाँ से क्या मिलता है, रंगीन चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रंगीन चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। और नींव आधारित मकान, नींव आधारित यानी जो भी मकान बनाए गए उनकी पक्की एक नींव बनाई गई, सुदृढ़, मजबूत, टिकाऊ। तो नींव आधारित मकान के साक्ष्य मिलते हैं, ये चीज देखने में आ गई कि कोटदीजी जो था पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रंगीन चूड़ियां मिलती हैं, पत्थर की चक्की मिल जाती। अब एक स्थान और पड़ता है
जहाँ से 12 सिंगा के साक्ष्य मिलते हैं उसका नाम है आमरी। 8वां हो गया। अब 9वें की बात आती है, आमरी पड़ता है। आमरी ये भी पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के। और ये इससे पहले मैंने सारे करवाए थे तो मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या पड़ते हैं। भारत का जो सिंध प्रांत यानी पंजाब प्रांत है वहां कौन कौन से स्थान पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने बताया गुजरात में कौन से स्थान पड़ते हैं, पंजाब में कौन से, इससे पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तान के अब सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और जो ये आमरी है इसका जो खोज करी थी, इसकी जो खोज करता है वो है एनजी मजूमदार। खोज है 1929 में एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ये हिस्टोरियन भी रहे हैं। अब ध्यान ध्यान से देखना, एनजी मजूमदार इसकी खोज करें आमरी। आमरी का मतलब है आम लेके आ जाओ, आम। आम कौन लाएगा? जो एनजी है, एनजी कैंपस, ठीक है। एनजी मतलब उस तरह से जो मजदूरी करेगा तो उसे आम खिलाने की जरूरत हो जाएगी क्योंकि वो थक जाएगा। तो इस हिसाब से याद कर लेना, आमरी आम ला रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मजदूर है उससे कहा गया है एनजी मजूमदार। अब यहाँ से जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है इसकी खोज एनजी मजूमदार ने करी है। अब यहाँ से क्या मिलता है, सर्वप्रथम प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य जो यहीं से मिलते हैं। सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम, सबसे पहले जो हड़प्पा कालीन, सर्वप्रथम प्राक हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। और 12 सिंघा का साक्ष्य यहीं से मिलता है। 12 सिंघा, ये याद रखना, 12 सिंघा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये यहीं से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 सिंघा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आमरी से ही मिलता है। 9वां हो गया। 10वां एक स्थान और करवा देता हूँ जिसका नाम है नवसारो। क्या है? नवसारो। यहाँ से मिलता है लाली लिपस्टिक के साक्ष्य। लाली लिपस्टिक नहीं, सिंदूर का जो साक्ष्य मिलता है वो नवसारो से ही मिलता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्ति मिलती है और सिंदूर का साक्ष्य मिलता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। बलूचिस्तान जो इस समय अलग होने की मांग कर रहा है पाकिस्तान से, वहां पे बलूच नामक जनजाति पाई जाती है जो पाकिस्तान के जो शिया और सुन्नी हैं उनसे मेल नहीं खाती, क्योंकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर ध्यान अपना पेशावर पाकिस्तान पे ही देती है, लाहौर में देती है। लेकिन जो बलूच जनजाति के लोग हैं उधर के जो सांसद हैं या जो अन्य लोग मेंबर्स हैं उन पे पाकिस्तान की सरकार बहुत ही कम ध्यान देती है। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे कोई लोकतांत्रिक शासन है नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सैनिक शासन चल रहा है। तो वहाँ यही नहीं पता चलता कि कोई काम अगर करना भी है तो सेना से बात करना है, कि वहाँ के प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल हैं या वहाँ के प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है या पब्लिक पावरफुल है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और यहाँ से मिट्टी की बनी स्त्री की मूर्ति, मिट्टी की बनी है, क्या? मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्ति, मिट्टी की बनी स्त्रियों, मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्ति मिलती है। और सबसे मोस्ट जो है वो नवसारों में मिलता है सिंदूर के साक्ष्य। पूछा जाता है सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मेकअप का सामान कहाँ से मिलता है, तो ये मेकअप का सामान नहीं है। मेकअप में आता है लाली, लिपस्टिक, कंगन, चूड़ी, तो इस सबके जो साक्ष्य मिलते हैं वो चरमोदड़ों से मिलते हैं। मेकअप का सामान, लाली, लिपस्टिक, जो महिलाओं के आभूषण के साक्ष्य जो ज्यादातर मिलते, लेकिन नवसारों में सिंदूर का साक्ष्य मिलता है। और ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा जा चुका है कि सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि नवसारों से मिलते हैं। एक स्थान और है जो पड़ता है डाबरकोट है, ठीक है। डाबरकोट जो है, डाबरकोट है, बालाकोट है। चलो इनके बारे में भी थोड़ा बता ही देता हूँ। 9 नंबर हो गया, तो आज इतना हो जाएगा। उसके बाद कल कुछ और लोकेशंस रह जाएंगे जिनके बारे में, चलो ठीक है कल ही करवाते हैं, ठीक है। तो आज ये नवसारों तक हो गया है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब एक बात तो ये समझ में आ रही है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। पढ़ते पढ़ते या उनके जो साक्ष्य हैं, उनके जो उत्खनन करता है, इन सब के बारे में पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है, ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों से भी साझा करें। और उन्हें बताएं कि दिसंबर का एग्ज़ाम निकट आने वाला है, जनवरी में है, और उसकी लेटेस्ट अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहेगी कि कब एग्ज़ाम है। बाकी ये जो पढ़ाया जा रहा है
ये ओनली नेट के लिए ही अब उपयोगी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो सकता है या अन्य जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें हिस्ट्री पूछा जा सकता है। और सिंधु घाटी सभ्यता हर सिलेबस का पार्ट है, और अगर हर सिलेबस का पार्ट है तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से ही सवाल पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लें, याद कर लें, और कल टाइमली क्लास में आ जाएं। और अब कोशिश करते हैं कि कोई डिस्टरबेंस ना हो और रेगुलर क्लासेस अपलोड होती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।